ठंडी हवा के थपेड़ों के बीच चेंग यान को लगा जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा है। महाराज कृपया जागिए। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज सन्नाटे को चीरती हुई कानों में गूंजी। उसने खींचकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन वह अजीब आवाज और तेज होने लगी। अचानक किसी ने उसके रेशमी कुर्ते की आस्तीन को बहुत धीरे से और संकोच के साथ खींचा। मेरे राजकुमार महामहिम रोलांड, कृपया आंखें खोलिए। वही आवाज अब बिल्कुल करीब से आई। चेंग यान की आंखें झटके से खुल गईं, पर सामने न तो उसका ऑफिस था और न कंप्यूटर। दीवारों पर चिपके रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स गायब थे, उनकी जगह पत्थरों की एक धुंधली सी दुनिया थी। सामने एक विशाल गोलाकार चौक था, जिसके चारों तरफ ईंटों के छोटे और बदसूरत मकान बने थे। उसकी नजरों के ठीक सामने मैदान के बीचों बीच लकड़ी का एक खौफनाक फांसी का फंदा खड़ा था। चेंग यान किसी आरामदायक घूमने वाली कुर्सी पर नहीं, बल्कि एक ठंडी सख्त लोहे की कुर्सी पर बैठा था। उसके इर्दगिर्द अजीबोगरीब लिबास पहने कुछ लोग बैठे थे, जो उसे ही बहुत उत्सुकता से निहार रहे थे। उनमें से कई लोग हॉलीवुड की फिल्मों जैसे मध्ययुगीन रईसों और महिलाओं के कपड़ों में सजे थे। वे अमीर औरतें अपने रेशमी रुमालों के पीछे अपने चेहरे छिपाकर दबी हुई हंसी हंस रही थीं। यह क्या बकवास है? क्या मैं अपनी डेडलाइन से पहले मैकेनिकल ब्लूप्रिंट पूरे नहीं कर रहा था? चेंग यान का दिमाग सुन्न था। लगातार 3 रातों तक जागकर काम करने से उसका शरीर टूट चुका था। उसे बस इतना याद था कि उसकी दिल की धड़कन अचानक रुकने लगी थी और वह टेबल पर झुका था। महाराज, आपकी हुकूमत का इंतजार है, कृपया अपना अंतिम फैसला सुनाएं, उसी बूढ़े शख्स ने फिर टोकते हुए कहा। सफेद चोगे में लिपटा वह आदमी 60 साल का था, जिसकी शक्ल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गैंडाल्फ जैसी थी। क्या मैं कोई खौफनाक सपना देख रहा हूँ? चेंग यान ने घबराकर अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। चौक पर जमा सैकड़ों अनपढ़ देहाती हवा में अपनी मुट्ठियां लहराते हुए गुस्से में पागलों की तरह चीख रहे थे। भीड़ में से किसी ने सूखी मिट्टी का ढेला उस ऊंचे फांसी के मंच की तरफ उछालकर मारा। 4 मीटर ऊंचे 2 खंभों के बीच एक मोटा पीला पटसन का रस्सा हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। चेंग यान बिना चश्मे के भी 50 मीटर दूर खड़े उस खौफनाक फंदे की हर गांठ को साफ देख पा रहा था। फांसी के तख्ते पर एक कैदी खड़ा था, जिसका पूरा सिर एक काले और गंदे कपड़े के हुड से ढका था। फटे पुराने धूसर कपड़ों के भीतर छिपा उसका शरीर इतना कमजोर था कि कोई भी उसकी पतली कलाई मरोड़ दे। उभरे हुए सीने से लगा कि वह कोई लड़की थी, जो बर्फीली हवा में कांपते हुए भी सीधी खड़ी थी। इस बेकसूर लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि ये दरिंदे इसके खून के प्यासे हो गए हैं? तभी चेंग यान के दिमाग के बंद दरवाजे खुले और एक पराई यादों का सैलाब उसके भीतर समाने लगा। वह कोई मामूली मुजरिम नहीं थी। इस जाहिल साम्राज्य की नजर में वह साक्षात शैतान की रूप यानी डायन थी। महाराज, उस बूढ़े वजीर बारोव ने राजकुमार रोलांड की खामोशी से डरते हुए एक बार फिर से उकसाया। यादों ने बताया कि यह गैंडाल्फ नहीं, बल्कि उसके शाही पिता का भेजा हुआ वित्त मंत्री बारोव था, और वह खुद इस गंदे बॉर्डर टाउन का शासक ग्रेसल किंगडम का चौथा राजकुमार रोलांड विम्बलडन था। तो मैं सच में इस जाहिल और बर्बर मध्ययुगीन यूरोप में एक अय्याश राजकुमार के शरीर में आ चुका हूँ। इतिहास की किताबों से दूर इस बंजर और पिछड़े हुए ग्रेसल किंगडम का राजा बनने की जंग चल रही थी। चेंग यान ने एक गहरा सांस लिया। वह एक बेगुनाह लड़की को सिर्फ तमाशे के लिए मरने नहीं दे सकता था। उसने बारोव के हाथ से मौत का शाही फरमान झटके से छीना और उसे नीचे धूल में फेंक दिया। मैं आज बहुत थक गया हूँ, फैसला किसी और दिन होगा। इस सभा को यहीं बर्खास्त किया जाए। एक कड़कड़ाते बख्तरबंद कपड़े पहने ऊंचे कद का नाइट कमांडर कार्टर अपनी तलवार संभालते हुए उठ खड़ा हुआ। महाराज, यह कोई मजाक नहीं है। गिरजाघर के पादरी आने से पहले इस डायन को खत्म करना ही होगा। रोलांड ने अपनी कुर्सी पर पीछे होते हुए तंजिया लहजे में कहा। क्यों कार्टर, क्या तुम एक लड़की से डर गए? राजकुमार की आंखों में छिपा मजाक देखकर कार्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वह चुप रहा। रोलांड ने अपने शाही अंगरक्षकों को इशारा किया और बिना पीछे मुड़े अपने ऊंचे पत्थरों वाले महल की तरफ चल दिया। अमीर रईसों की आंखों में उसके लिए साफ तौर पर नफरत और हिकारत तैर रही थी, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। अपने आलीशान बेडरूम का भारी दरवाजा बंद करके चेंग यान ने राहत की सांस ली और बिस्तर पर गिर पड़ा।
उसे इस नरक जैसी दुनिया में जिंदा रहने के लिए अब हर पल रोलांड होने का नाटक करना ही होगा। राजकुमार रोलैंड ने खुद को अपने अंधेरे और सुनसान कमरे में पूरी तरह बंद कर लिया था। खिड़की से आती चांद की मध्यम रोशनी में वो इस नई दुनिया की धुंधली यादें टटोल रहा था। बाहर खड़े नौकरों के कदमों की आहट और दरवाजे पर दस्तक से सन्नाटा बार बार टूट जाता था। बिना कुछ बोले उसने कमरे के ठंडे फर्श पर बैठकर शाही नौकरों से रात का खाना अंदर लिया। अपरिचित माहौल के गहरे खौफ को उसने जीने की अपनी तीव्र और अदम्य इच्छाशक्ति से दबाया। वो जानता था कि अगर यहाँ जिंदा बचना है तो उसे जल्द ही सारी जानकारी जुटानी होगी। चौथे राजकुमार की पुरानी यादों को खंगालते हुए रोलैंड के चेहरे पर गहरी हताशा और निराशा छा गई। उस आवारा राजकुमार के दिमाग में अय्याशी और फिजूल खर्ची के अलावा शासन का कोई ज्ञान नहीं था। पड़ोसी देशों के कूटनीतिक संबंध या इस साम्राज्य के इतिहास का कोई नामोनिशान यादों में नहीं था। यह सीमावर्ती कस्बा एक नरक जैसा था जहां राजा ने अपने इस निकम्मे बेटे को फेंक दिया था। अपने सगे भाई बहनों की याद आते ही रोलैंड अपनी बेबसी पर जोर से हंसने को मजबूर हो गया। बड़ा भाई युद्धप्रिय, दूसरा धूर्त, तीसरी डरपोक और सबसे छोटी बहन बेहद चालाक और कुशाग्र बुद्धि की थी। रोलैंड को यह देखकर अजीब लगा कि 10 साल साथ रहने के बाद भी वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। कस्बे के घमंडी रईसों की आंखों में नए राजकुमार के लिए साफ तौर पर नफरत और हिकारत तैर रही थी। तभी सुबह की ताजी धूप के साथ दासी टायर कमरे में आई और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। रोलैंड ने पुरानी आदत के मुताबिक उसके नितंबों को छुआ और सहायक मंत्री बारोव को बुलाने का आदेश दिया। कमरे में अकेले बैठे रोलैंड ने सोचा कि क्या पुनर्जन्म के बाद उसे कोई जादुई सिस्टम नहीं मिलेगा। बैठक कक्ष में इंतजार कर रहा बूढ़ा बारोव बेचैनी से अपने हाथों को लगातार मल रहा था। रोलैंड के आते ही बारोव ने तड़पकर पूछा कि कल उस डायन को फांसी क्यों नहीं दी गई। रोलैंड ने ठंडे दिमाग से मुस्कुराते हुए दासों को नाश्ता परोसने का शांत इशारा किया। बारोव ने घबराकर चेतावनी दी कि एक दिन की देरी से और भी भयानक डरावनी डायनें आ सकती हैं। रोलैंड ने अपनी भौहें सिकोड़कर कहा कि डायनों का अंधविश्वास सिर्फ चर्च का फैलाया हुआ सफेद झूठ है। चर्च अपनी क्रूरता को छुपाने के लिए बेकसूर और लाचार औरतों को शैतान का दूत बताता है। रोलैंड ने बड़े प्यार से गर्मागर्म टोस्ट और दूध का एक हिस्सा अपने परेशान मंत्री की तरफ बढ़ाया। बारोव ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक अजीब और बेहद रहस्यमयी सिक्का निकालकर मेज पर रखा। मिट्टी के बने उस गर्म सिक्के के बीचों बीच 3 त्रिकोण और एक डरावनी आंख बनी हुई थी। बारोव ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह नरक के द्वार और शक्तिशाली डायन संगठन का गुप्त प्रतीक चिन्ह है। राजकुमार रोलांड ने अपने नाश्ते की तश्तरी से तली हुई कटीली भुर्जी का आखिरी टुकड़ा मुंह में डाला। रेशमी नैपकिन से अपने होठों को पोंछते हुए उसने सामने बैठे सहायक मंत्री को पैनी नजरों से घूरा। तो तुम्हारा मतलब है कि विच कोऑपरेशन एसोसिएशन इस डायन को छुड़ाने के लिए हमला कर सकती है? मंत्री बैरोव ने गुस्से में अपने पैर पटके और उसकी बूढ़ी उंगलियां कांपते हुए टेबल पर जा टिकीं। हुजूर, अगर वह मर जाती तो बात खत्म थी, लेकिन उसका जिंदा रहना एक सुलगता हुआ बारूद है। जो मासूम बच्चों को चुरा सकती हैं, वे शैतान की इस दासी के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। रोलांड के दिमाग में उलझन की एक ठंडी लहर दौड़ी। वह इस खौफ की थाह नहीं पा रहा था। आखिर ये ताकतवर शूरवीर और मंत्री एक सूखी लकड़ी जैसी दिखने वाली लड़की से इतने खौफजदा क्यों थे? चर्च के पादरी चिल्लाते थे कि डायन साक्षात शैतान का रूप है, जिसे बिना मुकदमे के मार देना चाहिए। मगर इस तथाकथित शैतान को गांव के मामूली निहत्थे इंसानों ने पकड़कर कालकोठरी में डाल दिया था। आखिर वह इन सीधे सादे ग्रामीणों के हत्थे कैसे चढ़ी? रोलांड ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। बैरोव ने हांफते हुए कहा, उत्तरी खदान ढहने पर खुद को बचाने के लिए उसने अपना जादू दिखाया था। रोलांड सोचने लगा कि क्या यह सब उसके इस दुनिया में पुनर्जन्म के ठीक एक दिन पहले हुआ था। खदान का काम सबसे जरूरी था हुजूर। वहां एक संतरी की लाश मोमबत्ती की तरह पिघली हुई मिली थी। मंत्री के चेहरे पर घृणा की लकीरें उभर आईं, जैसे उसने नरक का कोई खौफनाक मंजर देख लिया हो। रोलांड ने गहरी सोच में डूबकर अपने हाथ में थामे चांदी के कांटे को उंगलियों के बीच घुमाया। पुरानी दुनिया के इतिहास में डायनों का शिकार सिर्फ मासूमों को बलि का बकरा बनाने का जरिया था। इंसान को मोम की तरह पिघला देना किसी तेजाब के गहरे घोल से ही मुमकिन हो सकता था।
लेकिन इस पिछड़े मध्यकालीन युग में बिना रसायनों के उस लड़की ने यह कैसे अंजाम दिया होगा? मुझे फौरन उस लड़की के पास ले चलो, रोलांड ने बेहद कड़े और अडिग लहजे में हुक्म दिया। बैरोव बदहवास होकर खड़ा हुआ और हड़बड़ाहट में उसका दूध का भरा हुआ गिलास फर्श पर बिखर गया। शाही आदेश है यह, रोलांड मुस्कुराया। उसे राजकुमार की इस बदमिजाज ताकत पर आज गर्व हो रहा था। दरवाजे पर रुककर उसने पूछा, वैसे डायनों को तो खूंटे से बांधकर जलाते हैं, फिर फांसी क्यों? बैरोव के चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। हुजूर, क्योंकि उस पर आग का कोई असर नहीं होता। शाही टुकड़ी के मजबूत कदमों की थाप पत्थर के संकरे, बदबूदार और गहरे गलियारों में गूंजने लगी। लोहे के भारी बख्तरबंद सूट में ढका नाइट कमांडर कार्टर लगातार राजकुमार को पीछे लौटने की मिन्नतें कर रहा था। बहादुरी का मतलब खुद को जानबूझकर मौत के कुएं में ढकेलना नहीं होता, मेरे आका, कार्टर बुदबुदाया। दुश्मन कमजोर हो तो न्याय की दुहाई देना और ताकतवर हो तो आंखें मूंद लेना कायरता है, कमांडर। रोलांड के इस तीखे तर्क के सामने बड़े बड़े दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला शूरवीर निरुत्तर होकर रह गया। जैसे जैसे वे कालकोठरी के आखिरी और चौथे तल पर उतर रहे थे, हवा में सड़ंध गाढ़ी होती गई। जमीन पर बहता हुआ गंदा और कीचड़युक्त पानी सीढ़ियों से रिसकर सबसे निचले तल की तरफ जमा हो रहा था। वार्डन ने दीवार पर टंगी मशाल को जलाया, जिससे सदियों पुराना जमा हुआ घुटन भरा अंधेरा थोड़ा छंटा। कोठरी के सबसे सुदूर और सीलन भरे कोने में एक साया घुटनों के बल सिमटा हुआ बैठा था। पतझड़ की इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में उस लड़की के बदन पर सिर्फ एक फटा हुआ टाट था। ठंड के मारे उसके नंगे पैर और पतली बाहें नीली पड़ चुकी थीं, मानो खून जम चुका हो। अचानक फैली रोशनी की चुभन से उसने अपनी पलकें मूंदी, फिर धीरे से अपनी आंखें सामने की तरफ खोली। वे पीली और बेजान आंखें नहीं थीं, बल्कि भारी बारिश से पहले शांत दिखने वाली गहरी नीली झील थीं। उन आंखों में न तो अपनी मौत का कोई खौफ था और न ही राजा के प्रति कोई नफरत या गुस्सा। रोलांड को पल भर के लिए लगा कि वह किसी कमजोर लड़की को नहीं, बल्कि सुलगती आग को देख रहा है। लड़की ने दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की, उसके कमजोर पैर थरथरा रहे थे। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए मशाल की पीली रोशनी के घेरे में आई, गार्ड्स ने खौफ में 2 कदम पीछे खींचे। सिर्फ कमांडर कार्टर अपनी चमचमाती तलवार की मूठ पर हाथ रखे रोलांड के आगे ढाल बनकर डटा रहा। रोलांड ने कार्टर के मजबूत कंधे को थपथपाकर उसे शांत रहने और पीछे हटने का इशारा किया। उसने उस रहस्यमयी और शांत आंखों वाली लड़की के करीब जाकर बेहद धीमे मगर गहरे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सलाखों के पीछे से एक खोखली मगर गूंजती हुई आवाज आई, एना। रात का सन्नाटा। एक सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ रही है। अंदर बैठा कबीर घबराहट में बार बार पीछे देख रहा है। अचानक गाड़ी के सामने एक परछाई आती है। कबीर जोर से ब्रेक मारता है। टायर चरमराने की आवाज गूंजती है। कबीर गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन सामने कोई नहीं है। सिर्फ सड़क पर बिखरा हुआ गहरा लाल खून है। तभी कबीर के फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आता है, तुम भाग नहीं सकते। फ्लैशबैक 24 घंटे पहले। एक चमचमाती पार्टी में कबीर अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा है। पार्टी के बीच में विक्रम कबीर को एक कोने में ले जाता है और उसे एक काली डायरी सौंपता है। विक्रम फुसफुसाते हुए कहता है, इसे संभाल कर रखना, इसमें शहर के सबसे बड़े राज छिपे हैं। वर्तमान कबीर गाड़ी में वापस बैठता है और डैशबोर्ड से उसी काली डायरी को निकालता है। डायरी के पन्ने पलटते ही उसे एक कटी हुई तस्वीर मिलती है, जिसमें कबीर खुद भी नजर आ रहा है। तभी कबीर की गाड़ी के शीशे पर एक जोरदार थाप पड़ती है। कबीर डर से चीख पड़ता है। बाहर एक नकाबपोश आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में चमचमाता हुआ खंजर है। कबीर फुर्ती से गाड़ी रिवर्स करता है और नकाबपोश को पीछे छोड़ते हुए वहां से भाग निकलता है। सुबह का वक्त। कबीर एक पुराने वीरान गोदाम के सामने गाड़ी रोकता है। यह उसका पुराना ठिकाना है। गोदाम के अंदर अंधेरा और धूल है। कबीर एक टूटी हुई मेज पर डायरी रखता है और पढ़ना शुरू करता है। डायरी में लिखा है, प्रोजेक्ट शैडो, जिसका अंत सिर्फ मौत है। कबीर के चेहरे पर पसीना आ जाता है। तभी गोदाम का भारी दरवाजा धीरे से खुलता है। कबीर चौंक कर छिप जाता है।
अंदर पुलिस कमिश्नर सिंघानिया कदम रखता है। उसके साथ वही नकाबपोश आदमी भी है। सिंघानिया गुस्से में कहता है, वह डायरी लेकर कहाँ गया? मुझे वह हर हाल में चाहिए। नकाबपोश अपना मुखौटा हटाता है। वह कोई और नहीं, कबीर का सबसे पक्का दोस्त जैद है। कबीर को गहरा झटका लगता है। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। जैद कहता है, सर, कबीर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वह इसी शहर में है। सिंघानिया और जैद गोदाम से बाहर निकल जाते हैं। कबीर अपनी सांसें रोककर दीवार से सट जाता है। कबीर को समझ आ जाता है कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे खुद ही इस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। कबीर डायरी लेकर गोदाम के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और एक नई मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। वह शहर के एक नामी हैकर वायरस के अड्डे पर पहुंचता है, जो एक बेसमेंट में रहता है। कबीर वायरस को डायरी दिखाता है। वायरस के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। वायरस कहता है, भाई, तूने किस आफत में हाथ डाल दिया? यह डायरी देश के सबसे बड़े घोटाले का सबूत है। कबीर कहता है, मुझे इसके पीछे के मास्टरमाइंड का नाम चाहिए, अभी के अभी। वायरस कंप्यूटर पर कोडिंग शुरू करता है। स्क्रीन पर तेजी से डेटा बदलने लगता है। अचानक बेसमेंट की लाइटें गुल हो जाती हैं। सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की लाल रोशनी चमक रही है। कबीर अपनी गन निकाल लेता है। उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आहट सुनाई देती है। दरवाजा टूटता है और सिंघानिया के शूटर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। वायरस चिल्लाता है, कबीर, पेनड्राइव लो और भागो। वह कबीर की तरफ एक पेनड्राइव फेंकता है। कबीर पेनड्राइव हवा में लपकता है, लेकिन तभी एक गोली वायरस के सीने में आ लगती है। कबीर गुस्से और दर्द में चीखता है, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं है। वह खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। रात की बारिश शुरू हो जाती है। कबीर भीगते हुए शहर की तंग गलियों में दौड़ रहा है। पीछे से पुलिस की सायरन की आवाजें आ रही हैं। कबीर एक पुरानी इमारत की छत पर चढ़ जाता है। छत पर आगे कोई रास्ता नहीं है। सामने गहरी खाई है और पीछे जैद अपनी टीम के साथ आ खड़ा होता है। जैद मुस्कुराते हुए कहता है, खेल खत्म कबीर। डायरी और पेनड्राइव मेरे हवाले कर दो। कबीर पेनड्राइव को ऊपर उठाता है और कहता है, यह खेल अभी शुरू हुआ है, जैद। कबीर बिना सोचे छत से नीचे खड़ी एक कचरे की गाड़ी में छलांग लगा देता है। जैद ऊपर से देखता रह जाता है। कबीर गाड़ी से बाहर निकलकर लड़खड़ाते हुए भाग जाता है। एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर कबीर पेनड्राइव को अपने फोन से कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है, जिसमें असली मास्टरमाइंड का चेहरा साफ दिखाई देता है। वह खुद सूबे का मुख्यमंत्री है। कबीर की आंखों में प्रतिशोध की आग सुलग उठती है। वह कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अब तबाही मचेगी।